नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको जो हिंदी का जो अनुच्छेद आता है यानी गद्यांश जो आते हैं, गद्यांश और पद्यांश, उनको सोल्व करने बताऊंगा। आप उन्हें कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट वॉच करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ आए, तो वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो देखिए, मेरे पास जो पेपर है, ये जो अभी रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2019 में, उसी का पेपर फर्स्ट है। तो देखिए, इसे आप कैसे सोल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो पैराग्राफ होते हैं उसको जो है एक बार जो है पढ़ लेना है ऐसे ही, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गहराई के साथ भी नहीं पढ़ना है और एकदम से ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ना है। मतलब आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपको उसका भाव पता लग जाए कि उसमें क्या कहा गया है, ठीक है। और उसका जो है निष्कर्ष आप निकाल सको कि ये जो गद्यांश है या पद्यांश जो भी है, आखिर इसका निष्कर्ष क्या है। यदि आपने भाव और निष्कर्ष इसके ये निकाल लिए तो आप आसानी इसके जो क्वेश्चन हैं उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं और एक एक क्वेश्चन आप जो है सही लगा करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, मान लीजिए ये गद्यांश है, तो पहले आप इसको क्या करें, एक बार रीड कीजिए। तो देखिए, निर्देश इसमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो ये इसमें है, आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती, ठीक है। तो उसमें ये कहा गया है कि जो आधुनिक शिक्षा है उसका नतीजा, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या है, ये जो हमने देख लिया है। और हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया है जिसमें जो विकसित विज्ञान है उसको जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इसके कारण व्यक्ति को जो है कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती, मतलब उसकी जो भूख है वो शांत नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। उसके अंदर, बच्चे के अंदर जो भी कला प्रवृत्ति है उसको निकाल दिया जाता है। मान लीजिए यदि कोई बच्चा जो है उसको जो है सिंगिंग में जो है उसकी कला है, रुचि है, तो क्या करेंगे, उसके अंदर से जो सिंगिंग है, जो संगीत है, उसको निकाल देंगे और कहेंगे बेटा सिर्फ तू पढ़। और क्या पढ़, तू सिर्फ साइंस पढ़। तो साइंस पर जो है, विज्ञान पर आजकल क्या है, ज़्यादा जोर जो है दिया जाने लगा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं उनके अंदर जो कला प्रवृत्ति है वो निकलती जा रही हैं। तो इसके बारे में जो हर्बर्ट रीड हैं उन्होंने क्या कहा, देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा रख करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की जो बुनियाद है वो सिर्फ तार्किक रह गई है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। और ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। क्योंकि जो आजकल की जो मतलब शिक्षा है, जो भी विषय हैं वो क्या है, वो तार्किक हैं। और जब इन पर जो ध्यान देंगे, क्योंकि ये तार्किक विषय हैं, जब इनको ज़्यादा महत्व देंगे तो इससे क्या होगा, जो कला प्रवृत्तियां हैं वो सिर्फ एक पाठ्यक्रम से नहीं निकलती जा रही हैं, व्यक्ति के दिमाग से भी वो जो बिल्कुल जो है निकल जाती हैं। अब किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। और जो सभ्यता है वो रोज़ बरोज़ बेढब होती जा रही है, उसका कोई तरीका नहीं रह गया है ना। तो व्यक्ति का जो है वो विकास कैसा हो रहा है, वो गलत हो रहा है। उसका जो मानस है वो अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस, ठीक है, यानी विनाश करने का जोर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान जो वो सहारा दे रहा है।
आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। तो देखिए गाइस, अब आपने जो है पूरा का पूरा इसको जो है रीड कर लिया है जो गद्यांश है। अब आपको इसमें क्या समझ आया, इसका भाव क्या है। तो देखिए आपको ये तो पता लग गया कि इसमें बताया गया है जो हमारी आधुनिक शिक्षा है वो कैसी है, ठीक है। और जो आधुनिक शिक्षा है उसमें जो है किन किन विषयों को जो है ज़्यादा अपनाया जा रहा है, किन किन विषयों को महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है बताया गया है कि ज़्यादातर जो है जो भी कला प्रवृत्ति है, जो भी इंसान के अंदर टैलेंट है, तो उसको जो है छोड़ करके साइंस को ज़्यादा सहारा दिया जा रहा है, साइंस को ज़्यादा अपनाया जा रहा है, जो कि एक भयानक स्थिति पैदा कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, समाज में फूट पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के इसमें यह कहा गया है कि जो विज्ञान है उससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यानी कि इस पैराग्राफ में पूरे के पूरे गद्यांश में सिर्फ और सिर्फ नुकसान की ही बात की गई है, ठीक है। सिर्फ नुकसान की बात की गई। कहने का तात्पर्य ये है, ये अब आपको पता लग गया है, ठीक है। ये इसका निष्कर्ष है, इसके हाव भाव आपको पता लग गया कि ये जो है इसमें क्या है, आधुनिक शिक्षा के बारे में बात की गई है कि जो हमारी आधुनिक शिक्षा है वो किस प्रकार की है। और इसमें जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसको जो है क्या बताया गया है, उसका नुकसान बताया गया कि ये जो हानिकारक है हमारे लिए। अब वो क्यों है, क्योंकि जो इंसान की जो भी कला प्रवृत्ति है उसको तो दूर कर दिया जाता है और सिर्फ साइंस को ही आगे लाया जा रहा है। और बाकी जो विषय हैं जैसे इतिहास है, भूगोल है, इन सबको जो है क्या बना दिया गया है, तार्किक बना दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें जो क्वेश्चन है, ये मान लीजिए 91वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण, ठीक है, तो क्या हो रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है, और लास्ट ऑप्शन समाज उन्नति कर रहा है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इस पूरे गद्यांश में सिर्फ नुकसान की बात की गई है कि जो विज्ञान है उससे क्या हो रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है, हानि ही हानि हो रही है। तो देखिए अब इसमें देखते हैं, पहला वाला जो है समाज में विभाजन हो रहा है, तो ये तो देखिए विज्ञान का क्या है, एक हानि है। अब दूसरा देखते हैं कि व्यक्ति सृजन की राह पर है। जब जो विज्ञान है उससे क्या हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है, तो व्यक्ति सृजन की राह पर कैसे होगा, ठीक है। तो व्यक्ति कुछ नया कैसे कर सकेगा जब नुकसान की बात इसमें की जा रही है। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं थर्ड की कि व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। देखिए यदि हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की कि समाज उन्नति कर रहा है, जब ज्ञान विज्ञान को महत्व दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हानि ही हानि हो रही है, तो समाज उन्नति कैसे करेगा, आप ये सोच रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हैं कि समाज उन्नति नहीं कर सकता है, क्योंकि जो विज्ञान है उससे क्या हो रहा है, उससे हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको देखिए इसमें कि कौन सा आंसर सही बचता है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा बच रहा है, पहला ऑप्शन ही बच रहा है कि समाज में विभाजन हो रहा है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान जो है उससे क्या नुकसान हो रहा है, तो इससे होगा क्या, समाज में विभाजन होगा। तो आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन। बाकी यहाँ से लिया गया है, आप देख सकते हैं कि समाज में फूट पड़ी है और दुनिया भर पर जो है ध्वंस करने का जोर चढ़ा है, और इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान ही सहारा दे रहा है, ठीक है। तो ज्ञान विज्ञान को जब ज़्यादा महत्व देंगे तो इससे क्या होगा, समाज में फूट पड़ेगी। तो आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन, समाज में विभाजन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92। अब 92 में कहा गया है किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। तो किसका रास्ता अपना रही है, तो देखिए मैंने भी आपको बताया कि ये जो पूरा पूरा गद्यांश है इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इसमें जो है नुकसान की ही बात की गई है, ठीक है। तो ज्ञान से नुकसान नहीं होगा, प्रगति से भी नुकसान नहीं होगा, कर्म से भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो पतन है, पतनगति क्या है ना, पतनगति नुकसान है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन ही होगा, ठीक है। जो किशोरावस्था है, तार्किकता है, उसकी प्रधानता और भाव के अभाव में क्या, वो जो है पतन का रास्ता अपना रही है, ठीक है। किसका रास्ता अपना रही है, पतन का रास्ता अपना रही है। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 93। अब आपको जो पैराग्राफ में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपको कैसे दिख रहे हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन जो है आपको प्रॉफिट वाले दिख रहे हैं, लाभ वाले दिख रहे हैं, ठीक है, ज्ञान, प्रगति और कर्म, ठीक है। लेकिन जो पतन है, ठीक है, पतन से क्या हो रहा है, जो मतलब जो हमारी आधुनिक शिक्षा है उसमें जो विज्ञान है, विज्ञान को हम जो ज़्यादा महत्व दे रहे हैं उससे हो क्या रहा है, उससे पतन हो रहा है, ठीक है। तो जो किशोरावस्था है उसकी तार्किकता की तो प्रधानता है ना, वो जो है उससे भाव के अभाव में क्या हो रहा है, वो जो है पतन का रास्ता अपना रही है। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। अब देखिए 93 क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वाभाविक, सेकंड है साहित्यिक, थर्ड है अभिव्यक्ति और लास्ट है तार्किक। तो देखिए इनमें से कौन सा जो है शब्द समूह से भिन्न होगा। यदि हम बात करते हैं स्वाभाविक, तो देखिए एक जो मनुष्य होता है उसके अंदर स्वाभाविक ये गुण पाया जाता है, अभिव्यक्ति का गुण भी पाया जाता है, ठीक है। किसी भी बात को कहने के लिए उसको उसकी बात को क्या करना पड़ता है, अभिव्यक्त करना पड़ता है। तार्किक, ये भी क्वालिटी प्रत्येक इंसान के अंदर होती है, उसे तर्क करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करते हैं साहित्यिक की,
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है जो साहित्य का इसका गुण नहीं पाया जाता। ये सिर्फ जो राइटर होते हैं या पोएट होते हैं उसी के अंदर ये गुण पाया जाता है साहित्यिक वाला, ठीक है। तो इनमें जो सबसे अलग है वो कौन सा होगा, वो होगा साहित्यिक, सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर होगा इसमें सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन में पूछा गया है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। तो इस वाक्य में निपात क्या है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है भी, सेकंड है इस, तीसरा है में और लास्ट ऑप्शन है आज, ठीक है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं किसकी, भी की, तो जो भी है ये क्या है, ये एक निपात है। मान लीजिए अगर जो हमारा वाक्य वो ये हो कि आज की तालीम इसी दौड़ में साथ दे रही है, ठीक है। और यदि ये वाक्य इस तरह का कि आज की तालीम भी इसी दौड़ में भी, तो भी लगने से क्या हो रहा है, इसका जो अर्थ है वो थोड़ा वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि जो आज की तालीम यानी कि शिक्षा है वो भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। तो जो वाक्य में निपात है, निपात क्या होगा, वो भी होगा। इसके अलावा जो है 11 प्रकार के निपात होते हैं, ठीक है। और ये जो है ज़्यादा लंबा चौड़ा इसकी वीडियो बनाने की आवश्यकता कोई है नहीं, ठीक है। कभी कभी एक आध क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट निपात बता देता हूँ, आप इनको नोट कर लेना, जो एग्जाम में यदि आता है इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए जो निपात हैं कौन कौन से होते हैं, और मत हो सकता है, एक जो मत है वो निपात होता है। प्रश्नवाचक भी होते हैं, जैसे क्या हो गया, क्यों, क्यों न हो गया, ठीक है। और काश हो गया, तो, ही, भी, तक, जो, सिर्फ, केवल, मात्र, सा, जी, लगभग, करीब, तकरीबन, ले, लो, ये सब जो है क्या है, ये जो है निपात हैं। तो आप इनको थोड़ा सा नोट कर लेना। मान लीजिए इनसे कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको सोल्व कर दें, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा भी। क्वेश्चन देखिए 95 क्वेश्चन में पूछा गया है, विकसित शब्द में प्रत्यय है। तो आप जानते हैं जो विकसित है वो विकास से बना है, ठीक है। तो विकसित में प्रत्यय कौन सा होगा, तो इत होगा। क्या होगा, इत होगा, ना तो ता होगा, ना सत होगा और ना ही सित होगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट सित लगा करके आ जाएंगे, तो सित नहीं होगा, इत होगा, क्योंकि विकास से क्या बना है, विकसित बना है, ठीक है। तो आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन इत, तो इत प्रत्यय होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा। तो देखिए आपने अनुच्छेद को यदि पढ़ाया, गद्यांश को पढ़ाया, तो आपको पता है कि नुकसान की बात की गई है सारा का सारा। तो जो आधुनिक शिक्षा उसका नतीजा क्या है, दुखद है, ना तो औसत है, ना पता नहीं, सुखद है, सुखद तो है ही नहीं, तो क्या है, दुखद है। तो आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन, दुखद है। 97 क्वेश्चन देखिए, 97 क्वेश्चन में कहा गया है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को, कला को। तो देखिए यदि आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो जो आधुनिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया जा रहा है, विज्ञान को दिया जा रहा है, ठीक है। चाहे किसी पे कुछ आता हो या ना आता हो, चाहे किसी की किसी भी विषय में इंटरेस्ट हो, रुचि हो, वो ये नहीं देखा जाता है, सिर्फ क्या देखा जा रहा है, सिर्फ विज्ञान को देखा जा रहा है कि भाई साइंस पढ़, विज्ञान पढ़, विज्ञान से ही सब कुछ जो है पॉसिबल है। तो देखिए इससे हो क्या रहा है, जो भी इंसान के अंदर की जो कला है, कला प्रवृत्ति है, वो जो है दूर होती जा रही है। तो आंसर होगा इसमें सेकंड वाला ऑप्शन है विज्ञान को, ठीक है। तो विज्ञान की बात इसमें की जा रही है। अब देखिए 98 क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। पहला ऑप्शन है कला प्रवृत्ति पर, सेकंड है किशोरावस्था पर, थर्ड है बाल्यावस्था पर, लास्ट ऑप्शन है विज्ञान पर। तो देखिए अनुच्छेद पर जो है, अनुच्छेद के आधार पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो है कला प्रवृत्ति पर। तो आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, कला प्रवृत्ति पर। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जो भी इंसान की जो अंदर जो मतलब कला प्रवृत्ति है उसको जो पाठ्यक्रम से मतलब दूर नहीं ले जाया जा रहा, बल्कि उसको जो है उसके अंदर से भी जो है दूर कर दिया जा रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो कला प्रवृत्ति है उस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिसके अंदर जो टैलेंट है उसको जो है अपनाया जाए। तो आंसर होगा यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन, कला प्रवृत्ति पर। तो इस पर जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 99 क्वेश्चन में पूछा गया है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं। तो भाव प्रधान है, कला प्रधान है, बोध प्रधान है या तर्क प्रधान है। अनुच्छेद आपने पढ़ा है तो आपको आंसर मिल गया होगा कि ये सारे के सारे क्या हैं, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास ये सभी जो है तर्क प्रधान है, तार्किक हैं। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद। तो देखिए इस प्रकार से जो गद्यांश है उसको पूरा सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं काव्यांश।
तो ये निर्देश है इसमें निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का जो है चयन करना है। तो देखिए ये पद्यांश है, इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऐसे ही। साकार दिव्य गौरव विराट, पुरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिमक्रीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान। आगे इसमें कहा गया है कैसी अखंड यह चिर समाधि, जे तीवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। तो ये छोटा सा काव्यांश है जिसमें 12 लाइनें हैं, ठीक है। अभी और है तो लाइनें, इन्हें देखिए। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, ठीक है। तो ये लाइनें हैं 14। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है एक बार उनको, तो देखिए 100वां क्वेश्चन इसमें ये है नगपति का विग्रह और समास होगा, ठीक है। तो बताना है आपको नगपति का विग्रह यानी कि जो समास विग्रह है वो, और उसमें एक समास कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है नगों यानी पर्वतों का पति है जो कर्मधारी है। सेकंड है नगों पर्वतों का पति तत्पुरुष। थर्ड है नगों का पति है जो ऐसा यानी बहुव्रीहि। और लास्ट है रत्नों यानी नग का पति तत्पुरुष। तो देखिए नगपति, नग का अर्थ क्या हो गया, पर्वतों को, ठीक है। पर्वतों का पति, ठीक है। जो पर्वतों का पति वो क्या हो गया, वो हो गया नगपति, ठीक है। तो पर्वतों का पति, अब आपको पता लग गया जिसमें भी का की होता है उसमें क्या होता है, उसमें तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, तो तत्पुरुष, ठीक है। तो नगो यानी पर्वतों का पति, तो क्या हो गया तत्पुरुष समास। तो आंसर क्या होगा, सेकंड वाला ऑप्शन। तो जो समास विग्रह है इसका वो होगा नगो यानी पर्वतों का पति, और समास इसमें होगा तत्पुरुष। तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, आंसर होगा सेकंड। देखते 101 क्वेश्चन। 101 में पूछा गया किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो अब आप एक बात देख लीजिए कि जो ज्वाला है वो कौन सी लाइन में इसमें है। तो देखिए पहली लाइन में मेरे भारत के दिव्य भाल, ठीक है। भाल का अर्थ होता है मस्तक, तो ये लाइन तो होगी नहीं। सेकंड देखिए पुरुष के पूंजीभूत ज्वाल, ठीक है। तो ज्वाल और ज्वालाओं, है ना। तो आपको इसमें पता लग गया होगा किस पंक्ति में कहा है कि जो हिमालय है वो शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो इसी का अर्थ हो गया कि जो हिमालय है वो क्या है, वो शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो यदि हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की कि साकार दिव्य गौरव विराट, तो देखिए इसमें जो ज्वाला है जो, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं की गई है, ना ही लास्ट वाले ऑप्शन में युग युग अजय निर्बंध मुक्त, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन, पुरुष के पूंजीभूत ज्वाल। क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन में पूछा गया जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अजय। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन अजय। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। 103 क्वेश्चन में निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है, दीर्घ है या स्वर है। तो जब निस्सीम की संधि करेंगे, संधि विच्छेद मतलब करेंगे इसकी, तो होगी नी, और नी के आगे विसर्ग जमा सीम, ठीक है। तो स हट जाएगा। तो जब नी के आगे विसर्ग आएगा तो आपको पता लग गया कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन विसर्ग, ठीक है, दीर्घ नहीं होगी। आगे देखिए 104 क्वेश्चन। 104 क्वेश्चन में कहा गया हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह। तो हिमालय को यतिवर क्यों कहा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में है पर्वतों का स्वामी है, सेकंड है समाधि में लीन है, थर्ड है समस्या का हल ढूंढ रहा है, लास्ट है भारत का प्रहरी है। तो देखिए यतिवर का मतलब ये होता है कि जो समाधि में लीन हो, क्या हो, समाधि में लीन हो। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन, समाधि में लीन है, ठीक है। और यदि आपको पैराग्राफ के अनुसार लगाना है तो देखिए आप पैराग्राफ में इसको देख सकते हैं। देखिए ये रहा यहाँ पर, कैसी अखंड या चिर समाधि यतिवर कैसा यह है अमर ध्यान। तो हिमालय के बारे में बात की जा रही है। तो हिमालय को यतिवर क्यों कहा गया है, क्योंकि वह अखंड जो चिर समाधि है उसमें क्या है, लगा हुआ है, ठीक है। कैसा यह अमर ध्यान, उसमें उसने क्या किया, ध्यान लगाया हुआ है, वो उसमें लीन है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, समाधि में लीन है, इसलिए हिमालय को यतिवर कहा गया है, ठीक है। ना फर्स्ट होगा ना थर्ड होगा, जो पहले किसने लगा रखे हैं गलत हैं सब, ठीक है। क्या होगा इसमें जो आंसर, वो सेकंड वाला होगा, समाधि में लीन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 105 जो कि अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया हिमक्रीट का आशय है। तो हिमक्रीट का आशय, आशय का अर्थ होता है अर्थ। तो हिमक्रीट का अर्थ है क्या, फर्स्ट ऑप्शन है बर्फ का मुकुट, सेकंड है चांदी का मुकुट, थर्ड है स्वर्णिम मुकुट और लास्ट है ठंडा मुकुट। तो देखिए हिम का अर्थ आप जानते ही है बर्फ होता है और क्रीट का अर्थ होता है मुकुट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बर्फ का मुकुट। तो आंसर होगा पहला वाला ही ऑप्शन होगा, बर्फ का मुकुट।
तो देखिए इस प्रकार से हमने जो गद्य है और जो पद्य है यानी गद्यांश और पद्यांश दोनों को सोल्व कर दिया है। आपको जो हमारा तरीका है गद्य और पद्य को सोल्व कराने का वो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आप इस तरीके के द्वारा जो गद्य है वो पद्य है उसको सोल्व कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि एक आध ट्रिक और जो है इसकी लाई जाए गद्य और पद्य को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते जरूर रहिए।